हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एरोस्फेयर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा इवनिंग बैच, जो स्पेशल बैच रहेगा आपके लिए। अगर आप जॉब करते हैं या आप कहीं पे काम करते हैं और आप जो है मॉर्निंग क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इवनिंग सेशन। अगर आप हरियाणा से, अभी जो आपको पता है कि हरियाणा में बहुत सी पोस्ट निकली हैं इससे जेई सिविल की, अगर आप उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसडीओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ईएससी गेट, एसएससी या एसएससी मेंस, यहाँ पे सब कवर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको फॉर्मूलाज के साथ साथ डेरिवेशंस और बिल्कुल डीप जो है डिस्कशन की जाएगी। इसके साथ ही जो आपके एमसीक्यू सेशंस भी रहने वाले हैं। मतलब कोई जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे उसी के साथ साथ में आपके एमसीक्यू भी हम करवाएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो इन लेक्चर्स को आप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। इंट्रोडक्शन करेंगे हम सर्वेइंग का आज। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखो सर्वेइंग की आपकी वेटेज, अगर हम जेई की बात करें, जेई की एग्जाम के बारे में, किसी भी रिस्पेक्टेड स्टेट के बारे में, ठीक है, तो सर्वे की जो आपकी वेटेज रहेगी जेई के एग्जाम में, वो रहती है आपकी मिनिमम टू मिनिमम 3 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7। इतने मार्क का यहाँ से पेपर आता है। अगर आप बात करेंगे एसडीओ की पेपर की, तो एसडीओ के पेपर में यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम आपके 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं यहाँ से। ये वेटेज आपकी रहेगी रहेगी, ठीक है। अगर सर्वे से क्वेश्चन बने तो इतने क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। जो अभी आपका पेपर हुआ है पंजाब में, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का, एसडीई का, उसमें भी आपके कम से कम कोई 6 क्वेश्चन जो थे वो सर्वे से आए थे। और वही टॉपिक्स जो हर बार बच्चों को करवाए जाते हैं, जो बताए जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, वहीं से वो क्वेश्चन उठे हुए थे। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो आपके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन का चैप्टर, इसको आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर से कम आपके जो है 30 एमसीक्यूज निकल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप किसी, जैसे मान लो किसी भी स्टेट के एग्जाम को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको कुछ बुक्स बता दूंगा जो आपने प्रेफर करनी है। जैसे आप एसडीओ लेवल की तैयारी करने जाते हो, ठीक है, तो जेई लेवल के लिए तो गुप्ता एंड गुप्ता आपकी हो जाती है। अगर आप एसडीओ लेवल पे जा रहे हो तो एक आर अगोर करके बुक आती है, पढ़ी होगी आपने, देखी होगी। बहुत ही हाई लेवल की बुक है, अच्छी लेवल की बुक है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। इसके अलावा आप ईएससी के, ईएससी प्रीवियस और गेट प्रीवियस, वो आपको लगाने पड़ेंगे। गेट प्रीवियस आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एसडीओ के लेवल के जो पेपर आ रहा है, जो अभी भी आया था, उसमें आपके पेपर जो एसडीओ का पेपर हुआ उसमें 2010 से लेकर 2019 तक गेट के पेपर आए, गेट के क्वेश्चन आए थे जो न्यूमेरिकल आए थे। न्यूमेरिकल थोड़ा बड़े थे, ठीक है, लेकिन वो एसडीओ के पेपर में डाले जाते हैं, ताकि, क्यों डाले जाते हैं, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे उसको अटेंड ना कर पाए। इसी से मेरिट बनती है। फिर जिस बच्चे ने बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी की होगी, वही बच्चा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है, बाकी नहीं कर पाते। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपकी, फिर उसके डर से बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते, तो मेरिट उसी पे बनती है। तो आपने प्रीवियस उसके करने हैं। इसके साथ साथ जो हमारी क्यू शीट्स हैं एडोस्फेयर की, इसमें आपको प्रीवियस एसएससी, स्टेट और गेट सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन में यहाँ से आएगा। इसके बाद देखो, आपको पता है कि लीनियर मेजरमेंट का आपका चैप्टर आता है, लीनियर मेजरमेंट्स। अब इसमें क्या है, लीनियर मेजरमेंट्स आपको पता है हम किससे करते हैं, चेन से। ठीक है, और चेन से आपके न्यूमेरिकल बहुत आएंगे। चेन से कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं आपके, आपको पता है कि आपने कहीं पे जो है डिस्टेंस मेजर किया, और क्या हुआ कि आपकी चेन जो है, आपको जैसे आपके पास चेन होती है ना, कौन सी स्टैंडर्ड चेन लेते हैं हम, 20 मीटर की या 30 मीटर की। तो जब हम नापेंगे वहां पे आ जाएगा कि 30 मीटर की चेन थी, जब हमने देखा तो वो थोड़ी लंबी थी। ठीक है, 2 लिंक लंबे थे, या इतने इतने मीटर लंबी थी, 0.1 0.2। फिर उसकी वजह से क्या एरर आएगा, जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे उसमें एरर आएगा। उसकी करेक्शन के लिए बोलेगा कि ट्रू डिस्टेंस कितना था, ये आपका आ जाएगा चेन से। सिमिलरली ऐसा ही आपका टेप से आ जाएगा, कि जब आपने डिस्टेंस नापा तो चेन जो आपकी टेप थी वो बड़ी थी या छोटी थी किसी टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके अलावा कौन सा आएगा इसमें से आपके पास न्यूमेरिकल, यहाँ पे आएगा आपके पास एक स्केल का टॉपिक आता है इसमें। ठीक है, स्केल्स, कौन कौन सी स्केल होती है, जैसे वर्नियर स्केल आ गई आपकी, रेट्रोग्रेड स्केल आ गई, डायरेक्ट वर्नियर आ गया। उनमें क्या डिफरेंस रहता है, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होते हैं, वहां से जरूर आता है।
और एसएससी में भी या आपके स्टेट में भी जो एसडीओ का लेवल होता है ना, उसमें अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वहां से जरूर आता है आपका स्केल से। और दूसरा आता है आपके पास रिफ्लेक्शन फैक्टर से। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे शायद, या शायद देखे हो, कि आपने किसी मैप पे जो है, आपने जो है ड्राइंग बनाई है, कोई स्केल बनाया है किसी मैप पे, उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों के बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद पेपर श्रिंक हो गया वो। तो अगर पेपर श्रिंक होगा तो जो आपने जो मेजरमेंट ली होगी वो भी श्रिंक होगी। फिर वो आपको एक्चुअल आज के टाइम में कितना होगा वो निकालने को आएगा। ठीक है। इस तरह से इसके चेन के आपके न्यूमेरिकल आएंगे, आपके चेन से और टेप से। इसके बाद फिर आपका जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप कभी छोड़ ही नहीं सकते किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो होगा कंपास सर्वे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं किया ना तो आप समझ लेना कि आपका 2 या 3 नंबर का पेपर जरूर छूट जाएगा। और अगर आपने किया होगा, देखो, नहीं करोगे तो क्या होगा, पेपर छूट जाएगा। अटेम्प्ट भी करोगे, अगर गलत करोगे तब भी नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। लेकिन अगर पढ़ा होगा तो नंबर आएंगे। और इसमें से तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। दो टाइप के आपके पास कंपास होते हैं, सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है। इसमें से आपको बीरिंग्स निकालने पड़ेंगे, ट्रू बीरिंग, मैग्नेटिक बीरिंग, या मैग्नेटिक डिक्लेनेशन पूछ लेगा आपसे। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि दोपहर के टाइम में एट नून सर जो है, आपका जो सन है इतने की बीरिंग पे है, उसकी ट्रू बीरिंग निकाल लो। ये क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे आपके। उसके अलावा फोर बीरिंग, बैक बीरिंग, वो भी यहीं का क्वेश्चन है। होल सर्कल बीरिंग, क्वाड्रेंटल बीरिंग। ठीक है ना, होल सर्कल बीरिंग होती है जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। एक क्वाड्रेंटल बीरिंग आती है जिसमें आपके पास क्वाड्रेंट दिए होते हैं। इसके अलावा आपकी जस्ट फोर बीरिंग जो बैक बीरिंग मैं कह रहा हूँ, उसमें 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। अगर ना हो तो क्या बोलते हैं, तब वहां पे लोकल अट्रैक्शन आ जाती है। तो लोकल अट्रैक्शन का, ठीक है, इसको एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे। और ये बहुत लंबा सब्जेक्ट नहीं रहेगा आपका। ठीक है, क्रैश के उस पर पढ़ेंगे इसको तो हम 8 दिन या 7 दिन में आपका ये जो कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा कंप्लीट होगा, फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी बुक उठा लो, उससे कोई भी क्वेश्चन लगा लो, चाहे गेट का, ईएससी का, कोई भी लगा लो, आपसे ऐसा होगा ही नहीं। इवन कि आप प्रीवियस भी लगा लेना फिर, जैसे आपका प्रीवियस अभी का देख लेना उसमें। ठीक है। अब कंपास के बाद आपके पास कौन सा आ जाएगा, लेवलिंग। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपका एसडीई का पेपर हुआ है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में, वहां पे इससे भी क्वेश्चन आए थे। आई थिंक 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, लेवलिंग से। डंपी लेवल का था, आई थिंक। एक रेसिप्रोकल लेवलिंग का था। रेसिप्रोकल लेवलिंग आपको पता ही, जैसे इस तरह से बीच में आपके पास नदी आ गई, यहाँ पे आपने लगाया, यहाँ पे स्टाफ लगाया, पहले इस पे रीडिंग लेते हो आप, फिर इस पे लेते हो, यहाँ पे ए की रीडिंग आती है, यहाँ पे बी की, फिर आप इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हो, फिर यहाँ से इसकी रीडिंग लेते हो, फिर इसकी रीडिंग लेते हो। ठीक है। तो आपको जो अभी एसडी का पेपर आया था आपका, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में, उसमें आपके पास ए की, ए डैश की, बी की और बी डैश की वैल्यूज गिवन थी, और सिर्फ डिफरेंस पूछा हुआ था। वो कुछ नहीं करना था, इनको आपस में माइनस करना था, फिर प्लस करना था, डिवाइड बाय 2 करना था, और आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया था। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपके पास एक और टॉपिक आएगा, ये अर्थ है आपकी। अगर आप इसके ऊपर कोई रीडिंग लोगे तो हम उसको सीधा सीधा देखते हैं कि ये सीधी जा रही है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अर्थ की शेप कैसी है, स्पेरिकल शेप में है। ठीक है। लेकिन सर्वे में हम क्या बोलते हैं, कि सर्वे में हम बोलते हैं इस अर्थ की शेप कैसी है, ओवलेट स्फेरॉइड। ये भी एमसीक्यू है, एसएससी की प्रीवियस में 3-4 बार पूछा गया है ये। मतलब 2007 से लेकर 2019 तक ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि अर्थ की शेप कैसी है, ओवलेट स्फेरॉइड। ठीक है, ये मैं लिखवाऊंगा आपको। अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे सिलेबस के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब मैं कोई रीडिंग ले रहा हूँ मैं तो सीधा सीधा देखूंगा, लेकिन एक्चुअल में तो वो कोई कर्व ही होगी, क्योंकि अर्थ की शेप वैसी ही है। तो इसके लिए फिर हम करेक्शन लगाएंगे यहाँ पे। एक लगेगी आपकी कर्वेचर की रिफ्रैक्शन करेक्शन, क्योंकि मैं तो ऐसा देख रहा हूँ ये कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। एक लगेगी रिफ्रैक्शन की करेक्शन, क्योंकि अर्थ एक मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, उसकी वजह से क्या होता है, विजन थोड़ा और नीचे जाता है। मतलब एक रीडिंग मेरे को यहाँ की मिलती है, फिर इन 3 रीडिंग में से मुझे जो है सही वाली निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन और करेक्ट आपका कर्वेचर, 2 करेक्शन लगेंगे। यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल बनेगा। उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल बनेगा, लेवलिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें आपके पास बनेगा सेंसिटिविटी से, बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी से, कि इतने मिनट पे उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, या उसको स्टेबल करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि देखिए थियोडोलाइट,
इसमें इसमें ज़्यादातर क्या है, थ्योरी है कि आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है, फेस लेफ्ट करना है, वहाँ पे आपने ये क्लैंप लूज करना है, फिर ये क्लैंप टाइट करना है, फुट स्क्रू को लूज करना है, टाइट करना है। पूरा सेटिंग बेस्ड है कि इसकी सेटिंग वगैरह कैसे की जाती है, इसमें एरर क्या रहते हैं। इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। अगर आपकी बड़ी किस्मत खराब हुई तो हो सकता है यहाँ से बड़ा डीपली कहीं पे पूछ ले, नहीं तो ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाता है आपके सर्वेयर के पेपर में। यहाँ पे सिर्फ आपसे ये पूछ सकता है कि थेडोलाइट का साइज किसके बेस पे डिसाइड होता है, या फेस लेफ्ट रीडिंग क्या होती है, फेस राइट रीडिंग क्या होती है, वर्नियर क्या होता है, ठीक है, या ट्रांजिटिंग क्या होती है, स्विंगिंग क्या होती है। इस तरह के छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा टैकोमीटर। और एसडीओ के पेपर में आज तक यहाँ से सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल बना है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, डिवाइडिंग कांस्टेंट। और कोई न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आया है। ठीक है। और एसडीओ के लिए, आपके एसडीओ के लिए लीनियर मेजरमेंट्स, कंपास, लेवलिंग, इतना ही सिलेबस है। इतने में ही आपका कवर हो जाता है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका बन सकता है, वो बनता है आपका एडवांस सर्वे से, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोग्राफिक। आपने देखे भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। कि आप हवा में हेलीकॉप्टर से आपने कहीं पे रीडिंग ली है, एरियल सर्वे किया आपने। ठीक है। या आपने किसी कैमरा से फोटो ली है, उसकी फोकल डेप्थ इतनी है, ऐसा है, उस टाइप का न्यूमेरिकल। बस एसडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है आपका। और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने पढ़ना है तो आप उसमें थेडोलाइट का भी थोड़ा देख लेना, और एक और चैप्टर आपका आएगा माइनर इंस्ट्रूमेंट्स, पढ़ा हुआ है, जिसमें आपको बताएगा कि हैंड लेवल क्या होता है, या पैग क्या होते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है। तो ये जो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, अगर इसको आप लंबा खींचोगे तो बहुत लंबा जाएगा। इतना आपने करना नहीं है, हमने सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारा पेपर जो है उसमें निकल जाए। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं फिर बोल रहा हूँ एसडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास सिर्फ आपके कुल मिला के ये 1 से लेकर 4 तक की यूनिट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। लीनियर मेजरमेंट्स, कंपास सर्वे, आपकी थेडोलाइट, थेडोलाइट सॉरी माफ करना, लेवलिंग। ठीक है। और एक जो मैंने आपको टैकोमीटर का न्यूमेरिकल था, बस उससे ज़्यादा नहीं आएगा। चलो अब इंट्रोडक्शन को इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, बाय द वे मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हिमाचल से हूँ, और मैं पिछले कम से कम कोई 7-8 साल से सिर्फ टीचिंग कर रहा हूँ जेई सिविल के बारे में। और मेरे 2 से ज़्यादा टेस्ट अपने जेई के क्लियर हैं हिमाचल के। फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के रीज़न की वजह से मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाई मेरी। और मैं इसी की कोचिंग दे रहा हूँ, वहाँ पे मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पे भी मैं कोचिंग दे रहा हूँ। अभी वहाँ पे फ़िलहाल टेक्निकल का चला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और मेरी कोचिंग के अंडर अभी तक कम से कम आपके 250 प्लस बच्चे जो है निकल चुके हैं, अगर आप हिमाचल और पंजाब दोनों को कंबाइन करके चलोगे। जितनी मैंने कोचिंग दी है इतने जो है बच्चे निकल चुके हैं। अभी लास्ट भी पंजाब में जो आपका हुआ था एग्ज़ाम, उसमें भी कम से कम 7 से 8 बच्चे जो है निकले हैं मेरी कोचिंग से। ठीक है। जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए थे उनके बाद में उनसे फीडबैक भी ली थी। बहुत बच्चों के मैसेज भी आए कि सर जो करवाया था वहीं से आया था। इसलिए मैं आपको क्लास में भी बार बार बोलता हूँ कि जो मैं करवा रहा हूँ, जो मैं लिखवा रहा हूँ, उसको एज इट इज़ लिखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि वहीं से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है। अब मैं दिखने में थोड़ा कम लगता हूँ ऐसे, मैं 32 ईयर्स का हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे पेट हैं, जिनको मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो इनको जितना बताऊंगा उतना ही पढ़ना। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि सर्वेइंग, ये आपकी है क्या सर्वेइंग। ठीक है। ये देखो, ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ कि वो नहीं पूछेगा पेपर में आपसे कि सर्वे क्या है। कोई नहीं पूछने वाला आपसे, इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछेगा। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। सर्वे एक आर्ट है, आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अर्थ के सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन की जब हम पता लगाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्वेइंग। ठीक है। अब सर्वेइंग में आपके पास होता क्या है, सर्वेइंग में हम करते क्या है, मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है। अब इस चीज को आप थोड़ा समझ सकते हो कि मेजरमेंट्स हम लेते हैं तो वो कैसी होती हैं। मेजरमेंट्स होती हैं आपकी 2 टाइप की। ठीक है। इंट्रोडक्शन का है आज, सिर्फ डेमो है आपका वैसे भी, इसलिए मैं ज्यादा डीप नहीं कराऊंगा आज ना। सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सब्जेक्ट में है क्या।
ठीक है। अब देखो, पहली बात यहाँ से शुरू होती है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स आती है आपकी दो टाइप की। कौन कौन सी मेजरमेंट्स होती हैं आपके पास? अब उनमें मत जाना। देखो एक होती है आपके पास हॉरिजॉन्टल, एक होती है आपके पास वर्टिकल मेजरमेंट। ठीक है, पहली बात ये आती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट की। अब हॉरिजॉन्टल पे जो मेजरमेंट्स वो कौन सी होती है आपकी? मैप्स। जो आप मैप्स देखते हो वो कौन सी मेजरमेंट्स को बताते हैं? हॉरिजॉन्टल को। या आपने इंजीनियरिंग में आपने देखे होंगे प्लान्स, ये भी कौन सी है मेजरमेंट है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है। बेशक देखो, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है नहीं भी पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपसे कहीं पे इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि भाई आपने ट्रेनिंग की है, आप आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी चीज़ है। तो मेजरमेंट्स वो पूछ लेगा कौन सी होती है। ठीक है। तो मेजरमेंट मेनली आपकी कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। और जो मैप्स आप देखते हो वो कौन से होते हैं? वो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट का पार्ट होते हैं। वर्टिकल पेमेंट मेजरमेंट्स में क्या आती हैं? सेक्शंस, एलिवेशंस। ठीक है। और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर आप आईपीएच में हो, पीडब्ल्यूडी में हो, तो आपके पास डेली जो है ड्राइंग्स आती रहती हैं। ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंट होंगे, आपके पास कहीं पे कंस्ट्रक्शन होनी है, चाहे वाटर टैंक बनना है या रोड बनना है, कहीं पे बिल्डिंग बननी है, आपके पास ड्राइंग्स आएंगी। वहां पे लिखा होगा कि ये प्लान है, ये एलिवेशन है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप एलिवेशन को देख रहे हो, सेक्शन को देख रहे हो, तो कौन सी मेजरमेंट देख रहे हो आप उसकी वर्टिकल मेजरमेंट देख रहे हो। जब आप उसके प्लान्स को देख रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो? उसकी हॉरिजॉन्टल अलाइन जो है मेजरमेंट को देख रहे हो। ठीक है। अब देखो, अर्थ की शेप हमारे पास कैसी है? ओबलेट स्फेरॉइड। ठीक है, इसको लिख लेना कहीं पे। अर्थ की शेप कैसी है? ओबलेट स्फेरॉइड, इस तरह से। ठीक है। अब हम ये अजम्पशन लेते हैं, हम ये अजम्पशन लेते हैं कि अगर इस अर्थ के ऊपर मैं कोई भी लाइन खींचूंगा तो वो कैसी होगी? एक कर्व होगी। ठीक है। तो मान लो यहां से मैंने लाइन खींची, ये ऐसी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। ठीक है। तो ये आपको कुछ ट्राइंगल की शेप में लग रहा होगा, है ना? ये जो ट्राइंगल बना, इसे हम कहते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल। स्फेरिकल ट्राइंगल। ठीक है। और जब हम सर्वेइंग करेंगे, तो सर्वेइंग में हम क्या करते हैं? इस स्फेरिकल ट्राइंगल को हम सिंपल ट्राइंगल में एज्यूम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यूं। ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, मान लो कि आप एसएससी मेंस देने वाले हो या आप गेट देने वाले हो, तो ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं एरो करके ये स्फेरिकल ट्राइंगल आ गया, ये आपके पास सिंपल ट्राइंगल आ गया, जिसको आप सर्वेइंग में यूज करोगे। ठीक है। इसी के बेस पे जो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट्स को करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, देखो, अब अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा, अब कहीं पे आपने सर्वे किया होगा किसी जगह पे, छोटे एरिया पे। छोटे एरिया इन द सेंस वैसे छोटा नहीं एरिया, बड़ा एरिया ही होगा। मान लो आप कहीं पे मॉल बना रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे सर्वे करते हैं। वहाँ पे हम कौन सा सर्वे करते हैं? वहाँ पे हम करते हैं, देखिए, सर्वे दो टाइप के होते हैं आपके। सर्वे होते हैं आपके दो टाइप के। कौन कौन से? एक होता है आपके पास, कौन सा होता है? प्लेन सर्वे। और एक होता है आपके पास जियोडेटिक। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी कहीं पे मॉल्स वगैरह में कर सर्वे कर रहे हैं ना, मॉल का कर रहे हैं, आप घर बना रहे हो, या कहीं पे कोई बहुत बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन, कहीं पे ग्राउंड बनना है, क्रिकेट ग्राउंड बनना है, कुछ भी बनना है, तो वहां पे जो हम सर्वे करते हैं वो कौन सा करते हैं? प्लेन सर्वे। क्यों? रीजन क्या है? प्लेन सर्वे, जहां पे देखो, जहां पे आपके पास एरिया 260 किलोमीटर, ठीक है, कहीं, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं साथ साथ में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। कहीं बुक्स में आपको दिखेगा ये 260 किलोमीटर स्क्वायर, और किन्हीं बुक्स में आपको दिखेगा 256 किलोमीटर स्क्वायर। तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में आपको इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू गिवन होगी, या 256 दिया होगा या 260 दिया होगा। ठीक है। तो जहां पे आपके पास एरिया एरिया लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, वहां पे कौन सी करेंगे हम? प्लेन सर्वे। अब देखो क्या बात निकल के आई यहां से,
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने कहीं पे मॉल वगैरह की कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी हो तो कितना एरिया जाएगा उसमें, इससे कम ही होगा। 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम ही का एरिया होगा। तो वहां पे तो हम प्लेन सर्वे करेंगे। फिर ये बात आएगी कि जियोडेटिक कहाँ पे करेंगे, तो जियोडेटिक कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे एरिया आपका 260 किलोमीटर से ज्यादा होगा। और जहाँ पे जियोडेटिक करेंगे वहां पे क्या करेंगे हम, अब देखो मैं इसी के साथ देखो यहीं से शुरू कर रहा हूँ अब आज का टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिया लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। इसको अगर माइल्स में पूछा होगा तो आपके पास कितना होगा, 100 स्क्वायर माइल्स, ठीक है। ये है आपका पहला पॉइंट आज के इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, पहला यहां से। दूसरा क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होगा, कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। मतलब मैं सीधा सीधा ही करूंगा ना। आपने देखी होंगे जब जब हम करते हैं कहीं पे भी सर्वे करते हैं तो क्या होता है, सीधा सीधा एरिया ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो एरिया 260 किलोमीटर से कम है। और 260 किलोमीटर से कम है तो हम क्या करेंगे, प्लेन सर्वे करेंगे, ठीक है। तो प्लेन सर्वे जब मैंने किया तो प्लेन के नाम से क्लियर हो गया, देखो प्लेन के नाम से समझ जाना कि प्लेन है तो वहां पे कर्वेचर नहीं आ रही। कर्वेचर ये हिंदी में समझ लो कि प्लेन का मतलब क्या है, मोड़ा नहीं आ रहा बीच में, ठीक है। कोई मतलब वो नहीं है, कर्व नहीं है बीच में। हाँ, प्लेन सर्वे कर रहे हैं मतलब सीधा सीधा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पंजाब हरियाणा ये जो निचले इलाके हैं ये आपके प्लेन इलाके हैं, ठीक है। हिमाचल में जो है वो पहाड़ी इलाके हैं। तो यहाँ पे मैंने कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं किया, ठीक है। अब इसमें एक कमी रहती है कि इसकी एक्यूरेसी कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में क्या था, जो हमको अभी सीधा भी दिख रहा है, जैसे आप बाहर ग्राउंड में जाओगे आपको सीधा ही दिखेगा। आप यहाँ से 7 फेस चले जाओ, 3B2 चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आपको क्या लगेगा, सीधा है। सुखना लेक चले जाओ आपको लगेगी सीधा सीधा है। पर एक्चुअल में क्या है, अर्थ में कर्वेचर है, कुछ तो कर्वेचर होगा, ठीक है। जब मैंने सीधा सीधा नाप लिया मतलब मैंने कहीं ना कहीं गलती कुछ तो की है। 100% में उसको ये नहीं बोल सकता कि वो एक्यूरेट है ना। तो इसमें क्या बोल देंगे, एक्यूरेसी लो। अब देखो ये पॉइंट आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, और अभी जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना आपके दिमाग में बस जाएगी ये चीजें, एकदम से सेट हो जाएगा कि सर ने बोला था कि 260 किलोमीटर तक तो भी प्लेन सर्वे चलेगा, ठीक है। प्लेन सर्वे चलेगा तो कर्वेचर का इफेक्ट नहीं लेंगे उसमें। और क्या होगा, अगर कर्वेचर का इफेक्ट भी ले रहे तो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं क्या हो रही, लो होगी, ठीक है। और ये किसको कंसीडर करता है, कंसीडर प्लेन ट्राइंगल। प्लेन ट्राइंगल कौन सा, ये जो मैंने डॉटेड में बनाया है, ये किसको कंसीडर कर रहा है, प्लेन ट्राइंगल को, ठीक है। ये डिफरेंसेस आ गए इसके। तो अब मैं जियोडेटिक में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर या 100 स्क्वायर माइल्स। ये कर्वेचर का देखो ना, ऐसे है अर्थ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं स्टाफ लगाऊंगा या रेंजिंग रोड कुछ लगाऊंगा, यहाँ से मैं यहाँ की रीडिंग लूंगा, ठीक है। तो देखो अगर मैंने सही लेनी तो कैसी आएगी, ऐसे आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए ना, है ना, कर्व में आनी चाहिए। लेकिन मैं कैसी ले रहा हूँ, सीधी ले रहा हूँ, मैं सीधी मान के चल रहा हूँ, सीधी है नहीं। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई सीधी हम मान तो रहे हैं लेकिन कब तक मानेंगे। तो इसको मैं सीधा सीधा तब तक मानूंगा जब तक मेरे पास एरिया जो है इससे कम है, ठीक है। यार देखो आपने गूगल अर्थ का मैप देखा या गूगल मैप देखा आपने नेट पे, तो उसमें पूरा राउंड दिया हुआ है वो, ठीक है। पूरी अर्थ का बता रहा है, पूरी अर्थ का कितना एरिया होगा, 260 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो वह पहले आपको राउंड दिखाई देती है, फिर जब जैसे जैसे आप जूम करते जाते हो, फिर जो है कर्वेचर कम होता जाता है। पहले होता है कर्वेचर, फिर कम होता जाता है, कम हो जाता है। फिर जैसे आप वहां पे सर्च मार लो कि चंडीगढ़, तो प्लेन मैप खुल के आ जाता है। वो प्लेन मैप क्यों आ जाता है, क्योंकि वो एरिया किससे कम हो जाता है, फिर वो 260 किलोमीटर से कम, इसलिए फिर वो आपको प्लेन दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। नहीं तो गूगल अर्थ में एक ऑप्शन होता है 3D मैप खोलना, गूगल अर्थ इंटरनेट पे, उसमें 2D और 3D लिखा होता है। 3D पे जब आप क्लिक करोगे ना तब आपको चीजें ऐसी ऐसी दिखाई देंगी। या इसका एक अच्छा एग्जांपल है, आप ड्रोन शॉट्स देखे होंगे आपने, या इंस्टा कैम के जो शॉट्स होते हैं बाइक वगैरह वाले लेते हैं, तो जब पीछे वो शूट हो रहा था ना तो कर्वेचर दिख रहा होता है उसमें, कैमरा में वो कर्वेचर जो है आ रहा होता है उस टाइप का, ठीक है। उससे पता लगता है इस चीज का। तो कुछ नहीं है इसमें, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास एरिया क्या है, 260 से कम था, मान लो यहाँ से यहाँ तक का था, अब यहाँ से यहाँ तक कैसे कर्वेचर लूँ मैं,
नहीं ले सकता। ये यहाँ पे लगा होगा, यहाँ से यहाँ का कर्वेचर नहीं आएगा। अगर यहाँ से यहाँ पे लगा के इस पॉइंट का लेना है तब कर्वेचर आएगा, आएगा ना फिर। एरिया बढ़ जाएगा तो कर्वेचर का इफेक्ट आ जाएगा। तो एरिया कितना बढ़ना चाहिए, 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक है, समझिए। फिर से बता देता हूँ, देखो ऐसी बना लो ना, छोटी सी फिगर बना लो। अब मान लो यहाँ पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट का लेना है, सीधी लाइन दिख रही है, प्लेन सर्वे है। यहाँ पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट का लेना है, सीधी लाइन दिख रही है, मतलब एरिया 260 किलोमीटर से ज्यादा है। अब इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट का लेना है, ये देखो 260 किलोमीटर से ज्यादा हो गया, कर्वेचर का इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। ठीक है, मैं देखो आपको सर्वे 7 दिन में ऐसा पढ़ाऊंगा ना, सर्वे से आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ना तो आप छोड़ के आओगे, ना आप गलत करके आओगे, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस जैसी लैंग्वेज में मैं लिखा हूँ वैसी लैंग्वेज में लिखते जाओ। और अभी तो अक्सर हम शायद आने वाला भी है यहाँ पे, है ना, कुछ हरियाणा का तो निकला हुआ है। अब देखो, इसमें देखो, अब जहाँ पे मैं कर्वेचर की ले रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि कर्वेचर का कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। फिर मैं इसके लिए करेक्शंस भी करूंगा जियोडेटिक में। कर्वेचर की करेक्शन जो मैंने आपको बताई यहाँ पे कहीं पे बना के, कर्वेचर की करेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन की करेक्शन होगी, है ना। अब देखो कोई चीज जब आप मेजर करके उसमें करेक्शन भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फील्ड में ना, जैसे आपने फील्ड में तो आपने किया ही होगा काम, आपको पता होगा, कहीं पे जो हम कोई काम करते हैं उसके बाद हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं कोई भी काम करने के बाद क्रॉस चेक कर लेना, ठीक हुआ है कि गलत हुआ है, एक दो जगह से कंफर्म करते हैं कि ये ठीक था। वही काम ही हम इसमें करेंगे। पहले हम मेजरमेंट ले लेंगे, फिर उसमें करेक्शंस देखेंगे कि कर्वेचर की वजह से कितना एरर आया होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से कितना एरर आया होगा। तो अप्रोक्सीमेट जो है, मतलब लगभग 99.99% हम क्या है, सही चीज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी क्या हो जाएगी आपकी, हाई हो जाएगी। एक्यूरेसी इज हाई। ठीक है, और ये किसको कंसीडर करेगा, अब देखो एरिया 260 किलोमीटर से कम था, किसको ले रहे थे हम, प्लेन ट्राइंगल को। अब कर्वेचर को ले रहे हैं, तो कर्वेचर कौन से ट्राइंगल में है, स्फेरिकल ट्राइंगल में है। तो फिर बस कंसीडर स्फेरिकल ट्राइंगल, कंसीडर स्फेरिकल ट्राइंगल। अभी मैं जितना अभी आपको यहाँ पे करवाऊंगा ना, अभी मैं इसके एमसीक्यू भी करा दूंगा। 25-30 एमसीक्यू आपके अभी लग जाएंगे, और आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या टॉपिक पढ़ा है और किस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है, अब ये तो था सर्वे के टाइप्स। ठीक है, कि मैंने बता दिया मोटा मोटा, एक प्लेन सर्वे है, एक आपका ज्योमेट्रिक सर्वे है। अगर इनकी क्लासिफिकेशन करनी हो, अब मैं करता हूं इनकी क्लासिफिकेशन। तो देखो सर्वे की क्लासिफिकेशन 3 बेस पे की जाती है। इंस्ट्रूमेंट के बेस पे, ठीक है, कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, पर्पस के बेस पे, और प्लेस ऑफ वर्क के प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन। नोट्स यार बहुत ज्यादा ना भरने नहीं है अपने, कि इतने मोटे नोट्स बना लिए, 100-150 पेज के नोट्स बना लिए, फिर खुद ही नहीं पढ़ पाओगे तुम। अगले दिन एग्जाम होगा, ये 2 दिन के बाद एग्जाम होगा, फिर कंफ्यूज रहोगे कि यार अभी ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से, अभी तक देखो मैंने जितनी देर से हमारा लेक्चर शुरू हुआ है, कम से कम 20 का मिनट का तो हो गया होगा। हम्म, आधे घंटे का लेक्चर हो गया। और आधे घंटे के लेक्चर में आपने बहुत सी चीजें समझ भी ली होगी, आपको पता लगे कि ये चीज थी, ऐसे थी, वैसे थी। लिखवाया सिर्फ मैंने इतना ही है, क्योंकि एग्जाम में इतना ही पूछेगा। लेकिन आपके लिए समझना क्या क्या जरूरी था, कि कैसे कहाँ से कोई चीज आई, क्या था उसमें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स क्या थी, वर्टिकल मेजरमेंट क्या थी, वो आपको समझाने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज। ठीक है, अब दूसरी बात मैं लिखवा रहा हूँ, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो सर्वे की क्लासिफिकेशन आपकी 3 बेस पे होगी। एक होगी आपकी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड, एक होगी आपकी पर्पस, पर्पस बेस्ड, और एक होगी आपकी प्लेस ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ वर्क बेस्ड। ठीक है,
अब देखो, आपसे पेपर में ये भी नहीं पूछेगा कि क्लासिफिकेशन बताओ, आपसे इन क्लासिफिकेशंस में क्या होता है वो पूछा जाएगा। जैसे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड पे आपके पास पहले कौन सी आ जाएगी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम? चेन, कंपास, प्लेन टेबल, थेडोलाइट। ठीक है। अब जैसे ना, देखो, हम, अब देखो आपके चैप्टर कैसे चलेंगे, पहला चैप्टर चलेगा चेन सर्वे, चलेगा ना? आपने पढ़ा होगा चेन सर्वे। तो चेन सर्वे वैसे कोई थोड़ा सा कोई सर्वे है, पर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड उसकी क्लासिफिकेशन है कि चेन सर्वे क्यों, चेन से कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद आपके पास आएगा कंपास सर्वे, ठीक है, थियोडोलाइट, टैकोमीटर, प्लेन टेबल। ठीक है। ये क्या आ गया आपके इंस्ट्रूमेंट बेस्ड पे आ गए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए आपके। या डंपी लेवल, लेवल। ठीक है, ये सारे क्या इंस्ट्रूमेंट बेस्ड पे की क्लासिफिकेशन आ गई। ठीक है। तो यहाँ से तो देखो, इसमें तो कुछ समझने वाला है नहीं, जो नाम होगा उसके बेस पे इंस्ट्रूमेंटल क्लासिफिकेशन आ गई। ठीक है, हमारे लिए क्या टॉपिक बन गया। पर्पस बेस्ड कौन से होते हैं? पर्पस बेस्ड इसमें इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जैसे देखो इंजीनियरिंग सर्वे, जो इंजीनियर्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक लाइन लिखाऊंगा, इसको आपने एज इट इज ही लिख लेना है कि डिटर्मिनेशन, इंजीनियरिंग सर्वे का कह रहा हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ सुफिशिएंट, दिख रहा है ना, बड़ा छोटा तो नहीं है? डिटर्मिनेशन ऑफ सुफिशिएंट डाटा फॉर डिजाइन पर्पस। डिजाइन पर्पस से सुफिशिएंट डाटा जब हम लेते हैं, ठीक है। इंजीनियर सर्वे कहाँ पे किया जाता है? मान लीजिए आप कहीं पे जेई लगे हो, आपने कहीं पे कंस्ट्रक्शन करवानी है, ठीक है। तो सर्वे तो वहाँ पे जाके सर्वे करते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाओगे, आप वहाँ पे चेक करते हो, क्या क्या चेक करोगे वहाँ पे आप देखोगे कि यार यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग बन रही है या यहाँ पे रोड बनना है, सबसे पहले क्या चेक करते हो कि मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कितना दूर पड़ेगा, है कि नहीं, कि मटेरियल कितना दूर पड़ेगा। फिर आप ढूंढते हो कि जो आपको जो है नेचुरल सोर्सेज नजदीक मिल जाए, सबसे पहले आप, अच्छा कहीं पे आपने कंस्ट्रक्शन करानी है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे वहां पे जाके कि क्या कौन सी चीज अवेलेबल यहाँ पे होनी ही चाहिए। सबसे पहले पानी चेक करते हो आप, ठीक है, कि पानी तो चाहिए ही चाहिए। कंक्रीटिंग भी करवानी होगी, तारिंग भी करवानी होगी, बिचुमन डलवानी है, कुछ भी करना है, पानी आपको चाहिए। पानी आप खरीद के नहीं ला सकते। अगर आप खरीद के लाओगे तो आपको क्या कॉस्ट डबल पड़ेगी। क्यों, कैरिज पड़ेगा, कितने टैंकर मंगवा लोगे? डेली टैंकर मंगवाना पड़ेगा, पीने के लिए भी मंगवाना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो आप पानी चेक करोगे, ठीक है, पानी मिलता है। उसके बाद आप रॉ मटेरियल्स को चेक करोगे कि कंक्रीट कहाँ से मिलेगी, सीमेंट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। फिर वहाँ से यहाँ लाने में कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने पड़ेंगे, कितनी हमारी कॉस्ट जाएगी। क्योंकि जब ना देखो, जब आपकी डीपीआर बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उसमें सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। ये जब आप एस्टिमेट दोगे किसी को, है ना, आपको एस्टिमेट भी अप्रूव कराने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जैसे आपको पता होगा कि एमबी भरी जाती है, मेजरमेंट बुक भरी जाती है, ठीक है, जेई भरता है एमबी बुक को। और वो इतनी पावर होती है जेई की कि जेई की भरी हुई एमबी बुक को एसडीओ भी गलत नहीं कर सकता। मतलब गलत करने का इन द सेंस, मतलब कि वो कट नहीं कर सकता। अगर आपने अपने हाथ से लिखा है ना, तो एसडीओ नहीं करेगा कि यार ये तूने गलत लिखा है, ये मैं कट कर रहा हूँ। वो पावर आपके पास ही है, वो आपको बोल सकता है कि इसको आप चेंज कर दो, वो खुद कट नहीं कर सकता। ठीक है, वो जेई की पावर है आपके पास। फिर एमबी बुक आप भरते हो, तो उसमें भी सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे मान लो आप कहीं पे रोड का ही कर रहे हो, तो कैसी भरी जाती है, कहीं पे विड्थ कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। फिर आप उनका मीन निकालते हो, लेंथ विड्थ का मीन निकालते हो, ठीक है, और इतने इतने डिस्टेंस पे निकालते हो। मतलब 6 किलोमीटर की सड़क है, तो आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद उसको डिवाइड करते हो, उनका मीन निकालते हो, फिर जाके आपकी एमबी बुक भरी जाती है। ठीक है। तो इंजीनियरिंग जो सर्वे होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इंजीनियर्स के लिए, है ना। उसके बाद फिर देखना पड़ता है कि लेबर कहाँ से आएगी, लेबर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, लेबर को रहने के लिए कहाँ से होगा, लेबर का खाने का कहाँ से होगा। तो बहुत सी चीजें जो इसमें आ जाती है। यह आ जाता है आपका पर्पस बेस्ड। पर्पस बेस्ड आपका क्या हो गया, इंजीनियरिंग सर्वे। दूसरा आ जाएगा आपके पास, पर्पस बेस्ड में ही इसको मिटा दूं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मिलिट्री सर्वे। ठीक है, अब देखो नाम से क्लियर है, मिलिट्री सर्वे जो मिलिट्री वाले करते हैं।
ज़्यादा तो बताने की जरूरत है नहीं इसमें। मिलिट्री वाले सर्वे क्यों करते हैं आपको पता ही है, ठीक है। वो चेक करेंगे उन्होंने अपने बेस कैंप्स कहाँ पे लगाने हैं, कहाँ पे ज़रूरत है उन्हें लगाने के लिए, ठीक है। कहाँ पे उन्होंने बंकर्स लगाने हैं, क्या करना है, कहाँ पे जो है आपके पास जो जो आउटर सोर्सेज है जहाँ से जो घुसपैठ वगैरह का कुछ हो सकता है वहाँ पे वो करना है, इसलिए करेंगे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे नहीं क्या होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, माइंड सर्वे। माइंड सर्वे सुना है आपने? हाँ जी, ठीक है। जहाँ से मिनरल वेल्थ को निकालते हैं, माइंड सर्वे में इस शब्द को लिख लेना, मिनरल वेल्थ। जहाँ पे ये शब्द आपको दिख जाएगा वो कौन सा सर्वे होगा, माइंड सर्वे, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप बुक में देखोगे ना, बहुत बहुत बड़ी 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 डेफिनेशन दी होंगी इनकी। मैं सिर्फ ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि कहाँ से आपका क्वेश्चन कहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। अरे आर्कियोलॉजिस्ट आपने सुना होगा जो अवशेष निकालते हैं धरती से, डायनासोर के निकाल दिए या किसी और चीज के निकाल दिए, ठीक है, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसमें आपने लिखना है ट्रैक्ट आउट, ट्रैक्ट आउट रिलाइसिस। रिलाइसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, अवशेष। ट्रैक्ट आउट रिलाइसिस, ठीक है। सिर्फ इसी शब्द को आपने याद कर रखना है, क्या रखना है आपने याद, रिलाइसिस। क्या आपके पास क्वेश्चंस में लिखा होगा ट्रैक्शन ऑफ रिलाइसिस डूइंग इन विच सर्वे, या डिटर्मिनेशन ऑफ रिलाइसिस। आपने कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ इस शब्द को देखना, रिलाइसिस। जहां पे रिलाइसिस आ गया आपका आंसर हो जाना चाहिए आर्कियोलॉजिकल। बाकी कुछ भी नहीं देखना आपने इसमें, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल, अब जियोलॉजी भी आपको पता ही है क्या होती है, जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। इसमें आपने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ स्ट्राटा। यहाँ पे लिख देता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्ट्राटा। बस ये शब्द याद रखना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्पस बेस्ड है और प्लेस ऑफ वर्क प्लेस्ड जो होंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कौन से यूज होते हैं आपके, प्लेस ऑफ वर्क प्लेस्ड, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्क वाले आपसे सबसे ज्यादा यूज होंगे। पर्पस बेस्ड में तो देखो कुछ नहीं था, सिर्फ दो चीजें आई यहाँ पे। आर्कियोलॉजिकल में आपके पास रिलाइसिस का शब्द आया, और लेयर स्ट्राटा, लेयर स्ट्राटा, डिफरेंट लेयर स्ट्राटा जियोलॉजिकल में आया। बाकी तो इसमें कुछ था ही नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। जो आपने सुने होंगे, ये तो शायद पढ़ नहीं पाया आपने, पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये वाले जो अभी करवाए मैंने आपको, पढ़े आपने, पढ़े थे, पढ़े हैं, हाँ जी, हाँ। अभी इवनिंग में ना हमने छोटा सा सब्जेक्ट इसलिए शुरू किया ताकि 7-8 दिन में खत्म हो जाए आपका। कि नहीं तो करने को तो हमें फ्लूड या सोम भी कर सकते थे, फिर अगर उसको शुरू करते तो फिर महीना लगेगा उसमें। पर होंगे तो सारे ही होंगे वैसे, तो ऐसी बात नहीं है। पर पहले ये कि छोटे छोटे जैसे ज़्यादा कवर हो जाए तो अच्छा रहेगा। फिर आपका जैसे फ्लूड हुआ, आपका सोइल हो गया, सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, वो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके। या हाईवे हो गया, वो थोड़े लंबे चलेंगे आपके, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी से खत्म कर देंगे जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं आपके। अब प्लेस ऑफ वर्क प्लेस बेस में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, प्लेस ऑफ वर्क प्लेस में आपके कौन कौन से आ जाएंगे। सबसे पहला जाएगा आपके पास टोपोग्राफिकल, ये भी सुना होगा आपने। अब देखो टोपोग्राफिकल में क्या आता है आपके पास, इसमें आपने क्या याद रखना है, डिटरमाइन, एक एक लाइन लिखाऊंगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। डिटरमाइन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल फीचर्स, फीचर्स ऑन
अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे कौन सी, नेचुरल या आर्टिफिशियल, ठीक है, मतलब कैसे क्या क्या चीजें आ जाएंगी, रिवर्स, लेक्स, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स क्या है, आर्टिफिशियल है, नदियां या नाले क्या है, नेचुरल है, ठीक है। टोपोग्राफिक मैप देखिए ना आपने, उसमें सब कुछ बताया होता है, आर्टिफिशियल फीचर्स भी बताई होती है और नेचुरल फीचर्स भी बताई होती हैं, ठीक है। तो जहां पे आ जाएगा नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स, वो कौन सा सर्वे है, वो है टोपोग्राफी आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास कैडेस्ट्रल। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनको, इन्हीं को याद रखने में कि यार ये क्या था, कैडेस्ट्रल, कैडेस्ट्रल, ठीक है। इसमें देखो आपने कुछ नहीं याद रखना, इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है, डिटरमाइन बाउंड्री लाइंस, डिटरमाइन बाउंड्री लाइंस या प्रॉपर्टी लाइंस। कहीं की आप जो बाउंड्री दिखा रहे होते हो ना, ठीक है, या आप कहीं पे मैप बनाओगे वहां पे दिखा दो कि ये मेरे घर का इतना इतना एरिया है, वो कौन सा सर्वे है, कैडेस्ट्रल, बाउंड्री लाइंस, प्रॉपर्टी लाइंस, सिर्फ इतना सा। फिर आता है आपका सिटी सर्वे, शहर का जो आप सर्वे करोगे, सिटी सर्वे, इसमें क्या बताया जाता है, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, सीवेज, ये वन लाइनर्स और आपके कभी गलत नहीं होंगे ये, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा हाइड्रोलॉजिकल, ये तो सब कुछ बता देंगे कि हाइड्रोलॉजिकल क्या करता है। हाइड्रोलॉजिकल होगा तो किससे रिलेटेड होगा, पानी से रिलेटेड होगा, ठीक है। किससे डील्स करेगा ये, वाटर बॉडीज से डील्स विद वाटर बॉडीज, ठीक है। या मरीन सर्वे, MARINE, मरीन क्या होता है, ये भी समुद्र से ही है, ठीक है। मरीन सुनी है ना, मैं सबमरीन सुनी, सबमरीन क्यों बोलते हैं उसको, इसी वजह से, ठीक है। बाकी एक रहता है आपके पास एरियल सर्वे, जो हवा से करते हैं। एक रहता है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉजी पता है ना आपको, एस्ट्रोनॉमिकल क्या होते हैं, जो ग्रहों वगैरह से रिलेटेड रहेंगी आपकी, ठीक है। लार्ज लार्ज बॉडीज जो होती हैं, लार्ज बॉडीज, देखिए वाटर बॉडीज, लार्ज बॉडीज, डिफरेंस याद रखना। लार्ज बॉडीज जो आएंगी आपकी, वो आएंगी आपकी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है। अब इतना तो हो गया हमारे पास, ये जो था बेसिक थी आपकी इसकी सर्वे की। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सर्वे जो आप कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, या प्रिंसिपल क्या है सर्वेइंग का। सर्वेइंग का प्रिंसिपल है आपका, कहां से, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब देखो, मैं ना ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा आज मैं आपको, पर मैं ऐसा चाहूंगा कि आपकी ना जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। मान लो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या है, ठीक है। वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल क्यों नहीं किया मैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, सबसे पहले ये है क्या, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट की आपके पास ये क्या है, कहाँ गया रेड पेन, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अब कहीं पे फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखा होगा, कहीं पे जो है प्रिंसिपल ही लिखा होगा, या कहीं पे सिर्फ सिंपली पूछा होगा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है आपका वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट,
अब देखिए मान लो ये मेरे पास ना कोई बहुत बड़ा एरिया है, इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई पॉइंट सेट कर लूँगा, ठीक है। इसकी मैं पूरी मेजरमेंट अच्छी तरह से कर लूँगा, फिर मैं आगे शिफ्ट हो जाऊँगा, ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा। ये क्या हुआ, पार्ट टू होल हुआ ना, ये एक पार्ट से कर रहा हूँ। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे मेरा एरर वन का था, ठीक है, यहाँ से मैं आगे गया, यहाँ पे ये वाला वन वाला यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, दो हो जाएंगे, यहाँ से आगे जाऊंगा तीन हो जाएंगे, यहाँ से आगे जाऊंगा चार हो जाएंगे। तो इसमें वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल में क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स। अक्यूमुलेट क्या होती है, चीजें जुड़ती जाती हैं, जो एक के बाद एक जुड़ रही हैं, ठीक है। तो जब हम ना होल टू पार्ट ना करके पार्ट टू होल करते हैं, तो क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ एरर होता है आपके पास, गलतियां जुड़ती जाती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, पार्ट टू होल चलते हैं, सॉरी होल टू पार्ट चलते हैं, ठीक है। पहले पूरे से एक जो आपके पास मेन पॉइंट सेट कर लेते हैं, वहां से फिर जैसे एक मेन पॉइंट सेट कर लिया, वहां से फिर अलग अलग पॉइंट्स की क्या हम करते हैं, सर्वे करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम सर्वे, एक पॉइंट लेते हैं, फिर यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे रेंजिंग रोड लगा लेंगे और यहाँ पे सर्वे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि ऐसे क्या होगा, ऐसे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाते हैं, मिनिमाइज एरर्स, ठीक है। क्लियर है ना इतना, ठीक है। इसमें ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक दो पॉइंट है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और आपके पास नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो है एरर जो है अक्यूमुलेट नहीं हो पाते, ठीक है। अब जैसे देखो टाइम बड़ा होने वाला है ना आज, क्योंकि आज वो था। अब मेरे पास ये कुछ ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसमें देखो एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आप ही बता देना अगर आपको अभी हुआ होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिप्रेजेंट द अर्थ शेप, ठीक है। ऑप्शन सुनो क्या थे, ऑप्शंस आए थे आपके, ए ऑप्शन था स्फेरॉइड, बी था एलिप्सॉइड, थर्ड था ओबलेट स्फेरॉइड, और डी था आपके पास पोलेट स्फेरॉइड, ओबलेट स्फेरॉइड, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड क्वेश्चन आया था हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ, हाइड्रोग्राफिक अभी किया हमने, ठीक है, वाटर बॉडीज। यहाँ पे ऑप्शन है लार्ज वाटर बॉडीज, नेचुरल फीचर्स, स्टार्स, नन ऑफ दीज, तो आपको पता है लार्ज वाटर बॉडीज। थर्ड क्वेश्चन है द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, जहां पे कर्वेचर को अकाउंट में ले रहे हैं। ऑप्शन सुनिए, जियोडेटिक, प्लेन, हाइड्रोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल। सर्वे इन विच कर्वेचर, हाँ, जियोडेटिक में हम कर्वेचर को ले रहे थे, ठीक है। तीन क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, ये एसएससी के प्रीवियस है, ठीक है, एसएससी और ईएससी के प्रीवियस हैं ये सारे। तो वह जहाँ पे नहीं ले रहे वहां पे प्लेन सर्वे आ गया, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। अब देखो, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ लिमिट ऑफ सर्वे इज लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, मोर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, लेस देन 100 किलोमीटर स्क्वायर, मोर देन 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो कब लेते हैं कंसिडरेशन में, जब 260 किलोमीटर से ज्यादा हो, तो मोर देन 260 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सर्वे डन टू फिक्स द प्रॉपर्टी लाइंस, अब प्रॉपर्टी लाइन आ गया, और प्रॉपर्टी लाइन में कौन सा लिखा था हमने, कैडेस्ट्रल सर्वे। अब मैं पूरा पढ़ता हूँ क्वेश्चन, द सर्वे डन टू फिक्स द प्रॉपर्टी लाइंस टू कैलकुलेट लैंड एरिया फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन ओनर टू अनदर ओनर, ठीक है। तो आपने कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, आपने सिर्फ कौन सा शब्द ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी लाइंस। तो प्रॉपर्टी लाइंस में क्या था, देखो पहला ऑप्शन है कैडेस्ट्रल, बी है आपका सिटी, फिर है म्यूनिसिपल सर्वे, प्रॉपर्टी सर्वे, तो आपका कहा कैडेस्ट्रल सर्वे। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया है, कहाँ गया, हाँ ये रहा क्वेश्चन, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे प्लेन सर्वे से क्यों अलग है, क्यों अलग है, ऑप्शन है द कर्वेचर ऑफ अर्थ, द लार्ज डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन वेरियस पॉइंट्स, कवरेज ऑफ लार्ज एरिया, अनड्यूलेशन ऑफ टोपोग्राफी, कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है ये, ठीक है, आठ कर लिए हमने, नौवां है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन सर्वेइंग बिकॉज प्लॉटिंग बिकम इजी, सर्वे वर्क कैन बी कंप्लीट क्विकली, accumulation of error is prevented, तो यही है अभी किया हमने कि accumulation जो है इसमें प्रिवेंट हो जाती है, मिनिमाइज हो जाते हैं आपके एरर, ठीक है। उसके बाद है ए सर्वे इन विच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशंस ऑफ पॉइंट आर फिक्स्ड बाय लीनियर एंगुलर मेजरमेंट्स,
ठीक है। तो प्लेन सर्वे में हम कौन से लेते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स लेते हैं। ज्योडेटिक में हम लीनियर और एंगुलर दोनों लेते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज रिक्वायर्ड इन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स, अभी बताया मैंने, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है। इस टाइप से मेरे पास देखो ये प्रीवियस आपके कोई 25 क्वेश्चंस है, इनको आप लेना चाहो तो ले जाना, मैक्सिमम आपके सारे लग जाएंगे जितने हमारे हमने ना, ये जो मेरे ख्याल से कोई 1.5 पेज भी नहीं भरा होगा हमने यहाँ पे अभी नोट्स का, यहाँ से आपके 25-30 क्वेश्चन लग जाएंगे। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपके हार्डली 30 या 35 पेज होंगे सर्वे के, और वहाँ से आपका पूरा सर्वे निकल जाएगा। आप कोई भी बुक लगा लेना, चाहे आप गुप्ता गुप्ता लगा लेना, चाहे आप आर अघोर लगा लेना, चाहे आप खुरमी लगा लेना, चाहे आप मूर्ति लगा लेना, या प्रीवियस कोई भी लगा लेना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका नहीं लगेगा। इवन कि आप अभी जो अभी एसडीओ के पेपर आएंगे आप वो भी लगा लेना, जो प्रीवियस हुए हैं, जब हमारा ये कंप्लीट होगा आपके सारे लगेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगी जो भी होगा, और हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं फिर इस क्लास को ना, 6:30 हो गए, क्योंकि कल से फिर कर लेंगे जितनी देर करना होगा।